नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भौतिक करियर क्लासेस पे। मैनेजमेंट के थर्ड एमसीक्यू वाले लेक्चर के साथ मैं आज आपके साथ जुड़ रहा हूँ। इससे पहले 2 लेक्चर मैनेजमेंट के एमसीक्यूज पर मैं आपके लिए लेकर आ चुका था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, जाके जरूर देख लीजिए। जैसा कि हम लोगों ने भी डिसाइड करा है कि हम लोग टॉपिक वाइज अपना एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है एमसीक्यू सॉल्व करने का वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के कार्य। सारे के सारे एमसीक्यू आज हमारे इसी पे बेस्ड होने वाले हैं और एग्जाम में मुझे पूरी उम्मीद है 1 से 2 एमसीक्यू आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से आएंगे ही आएंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला एमसीक्यू आज का देखते हैं। क्रियात्मक संगठन का प्रमुख लाभ है। क्रियात्मक संगठन से मतलब होता है ऐसे संगठन जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हों। तो इसका जो सही जवाब बनने वाला है वो बनने वाला है विशिष्टीकरण या फिर स्पेशलाइजेशन। देखिए, अनुभव और सत्ता तो कहीं से कहीं तक आपका आंसर नहीं हो सकता। सरलता और विशिष्टीकरण में आपको कंफ्यूजन हो सकता है एमसीक्यू लगाते वक्त। तो क्रियात्मक संगठन किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर बनेगा आपका विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नियोजन, संगठन, निर्देशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, नियंत्रण आर द क्या है, ये बेसिकली क्या है? तो ये प्रबंध के कार्य हैं। देखिए, पहले भी वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पोस्ट ऑफ, जिसको लूथर गुलिक ने डिफाइन करा था। ये हमें मैनेजमेंट के फंक्शंस बताता है। उन्हीं में से कुछ फंक्शंस उठा के आपके सामने लिख दिए गए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये है प्रबंध के कार्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नियोजन एक ऐसी क्रिया है जो, देखिए सामान्य समझ का प्रश्न है। अगर आप ऑप्शंस को भी ढंग से रीड कर पाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं। हाँ जी, नियोजन एक ऐसी क्रिया है जो सर्वोच्च प्रबंध तक सीमित है, नहीं, सभी स्तरों पर व्यापक है, ठीक लगता है, केवल प्रवर्तकों तथा नियुक्त सलाहकारों द्वारा आगे ले जाई जाती है, ऐसा नहीं है, हर स्तर पर कार्य करने वाला मैनेजर या कर्मचारी आपके प्लानिंग में इंक्लूड होता ही है। जो भी व्यक्ति कार्य करता है अपने कार्य को करने की उसकी एक प्लानिंग होती है, फिर चाहे वो टॉप मैनेजमेंट पे काम कर रहा हो या बॉटम मैनेजमेंट पर। प्रबंधकों तथा कर्मचारी प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित। तो जो सबसे सही आंसर लगता है वो लगता है ये कि सभी स्तरों पर व्यापक है, चाहे टॉप लेवल पर हो, मिडिल लेवल पर हो या लोअर लेवल पर हो, हर लेवल पर काम करने वाला व्यक्ति प्लानिंग करता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने काम को एग्जीक्यूट करता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, उत्तराधिकार नियोजन विशेष रूप से संबंधित है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा उच्च स्तरीय प्रबंध, है ना। उच्च स्तरीय प्रबंध सबसे पहले पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग डिसाइड करता है कि हमें आज से 1 साल बाद या 6 महीने बाद कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर निचले स्तर तक ये प्लानिंग पहुंचती है। इसलिए उत्तराधिकार नियोजन या सक्सेशन प्लानिंग जो है इसका संबंध उच्च स्तरीय प्रबंध के साथ होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि नियोजन संबद्ध है। तो भाई नियोजन जो है उसका संबंध आपके पूर्वानुमान से भी होता है, बजटिंग से भी होता है, नीति निर्धारण से भी होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अच्छा, अगर आप नियोजन को नहीं समझते हो तो आसान शब्दों में समझा दूं। नियोजन का अर्थ होता है हम कहाँ हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं और हम लोग वहां कैसे पहुंच सकते हैं। ये सारी बातें आपकी प्लानिंग में इंक्लूड होती हैं और बेसिकली प्लानिंग आने वाले समय के लिए की जाती है, इसलिए पूर्वानुमान। बजटिंग, देखिए बजट की परिभाषा की और आपको पता होगी, जैसे फरवरी में हमारा बजट आया था, आगामी वित्तीय वर्ष के सभी आय और व्यय का लेखा जोखा। तो बात होती है आने वाले साल में, मतलब ये खर्चे अभी हुए नहीं हैं, तो प्लानिंग में बजटिंग भी शामिल होगी, क्योंकि फ्यूचर इवेंट्स की बात कर रहा है कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी या फिर उनके एक्सपेंसेस हम कैसे मीटअप कर पाएंगे। नीति निर्धारण भी इसका सही ऑप्शन होता है, इसलिए सही जवाब हमारा यहाँ जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रबंध में नीति निर्धारण किसका हिस्सा है? अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में इस बात को डिस्कस करा था। तो नीति निर्धारण जो है वो बेसिकली नियोजन का या फिर प्लानिंग का जरूरी हिस्सा होता है। आगे बढ़ेंगे।
कौन सी एक व्यावसायिक पूर्वानुमान की तकनीक नहीं है? तो देखिए, बजटिंग जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे ये है, लाभ नियोजन, प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्लानिंग बहुत जरूरी एलिमेंट होता है, आपको ये डिसाइड करना होता है कोई भी काम करते हुए कि ईयर एंड पे मुझे वहां से कितना प्रॉफिट होने वाला है। थर्ड ऑप्शन है लागत मानकों का निर्धारण। भाई जब तक आप अपने कॉस्ट को डिफाइन नहीं करेंगे, आप ये अनुमान नहीं लगाएंगे कि कितना खर्चा होगा, तब तक आप मैक्सिमम या ऑप्टिमम प्रॉफिट तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए ये भी आपका ऑप्शन सही है। वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण। देखिए, इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ये बनेगा, क्योंकि ये पूछता है पूर्वानुमान की तकनीक नहीं है, तो सही जवाब होगा वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण। क्योंकि इस केस में आप डाटा सामने रखते हैं, यहाँ पर आप कोई अनुमान नहीं लगा रहे होते, कोई प्लानिंग नहीं कर रहे होते, जो इवेंट हो चुके होते हैं उसके बाद ही आप उसका एग्जैक्ट डाटा सामने रख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कार्य आवश्यकता नियोजन का अनुक्रम है। प्लानिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो भाई सीक्वेंस सामान्य समझ का प्रश्न है, अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो भी इसका आंसर लग जाएगा। जैसे कि बी ऑप्शन से स्टार्ट करता हूं, कार्य मूल्यांकन, कार्य सूचना, कार्य वर्णन। तो मूल्यांकन तो अंत में होता है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। कार्य का वर्णन, कार्य मूल्यांकन, कार्य सूचना, ये ऑर्डर भी सही नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहले कार्य की सूची या कार्य की सूचना देनी पड़ेगी, उसके बाद उसका वर्णन करना पड़ेगा और अंत में मूल्यांकन होगा। और ये वाला ऑप्शन मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जिसमें कहता है कार्य की सूची, फिर उसी कार्य का वर्णन और अंत में कार्य का मूल्यांकन। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नियोजन निम्नलिखित प्रक्रिया है। प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस। लक्ष्य अभिमुखी बिल्कुल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि देखिए प्लानिंग करते हुए आपको हमेशा प्लान बी के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे अभी आप पेपर देने जाएंगे पटवारी का, तो उसमें आप अपने हर सेक्शन का एक डेफिनेट टाइम फिक्स करके जाएंगे कि इतने टाइम में मुझे ये सेक्शन सॉल्व करना है। लेकिन अगर कोई सेक्शन आपका जल्दी हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपने जैसे मान लीजिए पहले 25 मिनट फिक्स करा था कि मुझे मैनेजमेंट को 25 मिनट देने हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आए जो आपसे जल्दी सॉल्व हो गए, 15 मिनट में पेपर सॉल्व हो गया, तो आप 25 मिनट तक उसको लेके नहीं बैठेंगे, आप 15 मिनट में सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। मतलब आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, है ना। मतलब प्लान बी आपके पास हमेशा होना चाहिए। इसलिए लचीली प्रक्रिया ये भी सही है, समयाबद्ध टाइम बाउंड होती है, ये भी एकदम सही है, क्योंकि आप अनिश्चित समय के लिए प्लानिंग नहीं करते, आप अपना टारगेट सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं और उस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी प्लानिंग होती है, इसलिए समयाबद्ध भी होती है। सही जवाब बनेगा हमारा उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला है हमारा नियोजन का आधार। अभिप्रेरणा नहीं, नियंत्रण नहीं, पूर्वानुमान। पिछले 3 प्रश्नों में हम लोग बात कर चुके हैं कि नियोजन जो है वो पूर्वानुमान पर आधारित होती है, भविष्य में होने वाली चीजों को लेकर हम लोग प्लानिंग करते हैं, इसलिए पूर्वानुमान नियोजन का आधार है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न मिस हो गया, नियोजन का तत्व है। यहाँ पर देखिएगा नियोजन के तत्व की बात कर रहा है। अधिकार नियोजन का तत्व नहीं होता, संप्रेषण या कम्युनिकेशन भी नहीं होता, लीडरशिप नहीं होती, सही होगा कार्यक्रम। भाई जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसको वो टारगेट अचीव करने के लिए आपका प्रोग्राम या कार्यक्रम सही होना चाहिए, इसलिए नियोजन का जो तत्व है वो कहलाएगा हमारा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है हमारे पास, स्वॉट शब्द में ओ का क्या आशय है। देखिए बहुत जरूरी प्रश्न बन जाता है, इसको मैं आपको इन डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले आंसर देख लें। ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी या फिर अवसर। स्वॉट को मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। SWOT, इसमें S और W जो है ये कहलाते हैं हमारे आंतरिक तत्व, इंटरनल फैक्टर्स, जिसमें होती है स्ट्रेंथ और वीकनेस, जबकि O और T जो हैं वो आपके एक्सटर्नल होते हैं, बाह्य तत्व होते हैं, जो कि हमें बताते हैं अपॉर्चुनिटी, और T हमें बताता है थ्रेट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की खुद की अपनी एक स्ट्रेंथ, अपनी एक वीकनेस होती है।
इसके आधार पर अगर वो डिसीजन लेती हैं अपने स्ट्रेंथ पर चलते हुए और वीकनेस को छुपाते हुए अगर काम करती हैं तो रिजल्ट्स बेटर आने के चांसेस बने रहते हैं। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का मतलब होता है मार्केट में कोई नई चीज आई तो उस कंपनी के सामने अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकती है। थ्रेट थ्रेट बेसिकली होते हैं कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि आप अकेले ही नहीं हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, और भी कई लोग होते हैं जो इस कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, सेम तरह की चीजें कर रहे होते हैं, इसलिए वो आपके थ्रेट होते हैं। ये दोनों एक्सटर्नल फैक्टर हैं, मतलब आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि ये दोनों हमारे इंटरनल फैक्टर कहलाते हैं जो कंट्रोलेबल है। आप अपने स्ट्रेंथ को और बेटर कर सकते हैं, जबकि वीकनेस पे भी आप काम करके उस वीकनेस को रिमूव कर सकते हैं। इस वजह से कहलाते हैं आपके इंटरनल फैक्टर। यहाँ से भी आपसे कोई एमसीक्यू पूछा जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि क्या करना है? तो भाई वो उद्देश्य होते हैं। नीतियां, व्यूह रचना और कार्यविधि नहीं होती, उद्देश्य होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि हमें क्या करना है, जो कि नाम से स्पष्ट होता है। अगला देखते हैं, अग्रता एवं पश्चता विधि संबंधित है। देखिए अग्रता एवं पश्चता विधि जो है वो नियंत्रण तकनीक से संबंधित है ना, नियंत्रण की विधि है। ये आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा कि नियंत्रण की तकनीक या नियंत्रण की विधि होती है अग्रता एवं पश्चता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य दिशा निर्देश जो संगठन में निर्णय लेने में सहयोग करते हैं, तो देखिए वो होती नीति है ना, नियम नहीं होते, क्योंकि नियम सामान्य दिशा निर्देश नहीं होते, नियम कठोर होते हैं। नियम मतलब हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आपको वैसा ही अनुसरण करना है, जबकि यहाँ पर प्रश्न कहता है सामान्य दिशा निर्देश। तो भाई सामान्य दिशा निर्देश हमारी नीति होती है, प्रक्रिया नहीं होगी और अनुमान भी नहीं होंगे, नीति आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्रमबद्ध श्रृंखला जो विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित की जाती है। विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित की जाने वाली क्रमबद्ध श्रृंखला को हम लोग कहते हैं प्रक्रिया। नीति अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में बात करते सामान्य दिशा निर्देश होते हैं, इसलिए नीति आंसर नहीं होगा। नियम भी मैंने बताया कठोर होते हैं नियम, है ना, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर बनेगा वो बनेगा प्रक्रिया। अगले प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। संगठन के कठोरतम तत्व, तो 2-3 बार मैं इस लाइन को बोल चुका हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद रह जाएगा। कठोरतम तत्व होते हैं नियम जो ये बताते हैं कि किसी विशिष्ट परिस्थितियों में क्या करना है और क्या नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, डैश ये बताती हैं कि विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रत्येक प्रक्रिया को पूरा कैसे करना है। तो देखिए वो होती है हमारी पद्धति। पद्धति हमें बताती है कि जब एक से ज्यादा प्रक्रिया आपके साथ है तो उसके अंतर्गत हर एक प्रक्रिया को आपको कैसे पूरा करना है। अगला प्रश्न है हमारा, रणनीति के उद्देश्य हैं। तो मैं रणनीति मतलब एक ऐसी चीज जो दीर्घकालिक होती है। रणनीति आप छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नहीं बनाते, जनरली बड़े लक्ष्य आपके जो होते हैं, ये कह लीजिए अधिक समय के लिए आप रणनीति तैयार करते हैं। ऑप्शन के साथ चलते हैं। दीर्घकालिक उद्देश्यों का निर्धारण सही है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का आवंटन, बिल्कुल ये बात भी सही है। आपने जो दीर्घकालिक उद्देश्य बनाए हैं उनकी प्राप्ति के लिए आपके पास जो भी उपलब्ध संसाधन है उनका आवंटन करना पड़ेगा ताकि उनका समुचित उपयोग किया जा सके। तीसरा ऑप्शन है प्रक्रियाओं का निर्धारण, ये भी सही बनता है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। मतलब ऊपर दिए गए तीनों ही ऑप्शन हमारे सही है। आगे बढ़ते हैं। नियोजन की रुकावट या हानियां है। समय लेने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल नियोजन से जो परिणाम है वो तत्काल नहीं निकलते, कुछ समय इसमें अवश्य लगता है। दूसरा, महंगी प्रक्रिया, बिल्कुल ये भी है, नियोजन एक महंगी प्रक्रिया। देखिए महंगी इसलिए भी कहा जा सकता है कि हम केवल प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कई बार वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती, तो उस केस में हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो प्लानिंग थी वो फेल तो हुई, साथ ही साथ उस पर जो खर्चा हुआ वो किसी काम का नहीं था, इसलिए नियोजन एक महंगी प्रक्रिया भी है। बाहरी लचीलापन, जी बिल्कुल ये भी रुकावट या हानियां हैं।
जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि बाहरी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, एक्सटर्नल फैक्टर्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए बाहरी लचीलापन जो है वो भी कहीं ना कहीं नियोजन की एक रुकावट या कमी है। आंसर बनेगा डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्यों, नीतियों, प्रक्रियाओं और किसी भी कार्यक्रम के लिए बजट की रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाएगा? हमारा नियम नहीं होता, अनुमान नहीं होता, ये कहलाएगा हमारा प्रक्रिया। कार्यक्रम भी इसका सही जवाब नहीं है। ठीक, 21 प्रश्न आज मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपके आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।